दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसके ग्रह नक्षत्र अचानक से बेहद गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। न जाने क्यों बीते 24 घंटों में प्रबल योग बन रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। जहां एक बार भूगोल बदला तो इतिहास खुद ब खुद बदल जाएगा, उसे अलग से बदलना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की लपटों का तेज होना और पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बातों का 24 घंटों में तीन बार कहा जाना क्या सामान्य है? क्या वाकई कुछ ऐसा है जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा पर भीतर ही भीतर चल रहा है? पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात, यानी भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा होने की यह बात यूं ही नहीं कही जा रही। इसका आधार है वो 3 बड़े बयान जो बीते 24 घंटों के अंदर आए हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी दी है, देश के सेना प्रमुख भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात बोल रहे हैं, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुद नाम ले रहे हों और देश के वायुसेना प्रमुख भी अपने जवानों को तैयार रहने के लिए बोल रहे हों, कह रहे हों, तो क्या हमारे और आपके कान नहीं खड़े होनी चाहिए? मन में जिज्ञासा नहीं उठनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या युद्ध की तिथि पास आ चुकी है? सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुने, जो राजस्थान के अनूपगढ़ में थे और एक सैन्य चौकी पर अपने सैनिकों के बीच में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के लिए वही चेतावनी जारी की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी थी, पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाली। सुनिए। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बात कही होगी। अभी तो कहीं भी युद्ध के हालात नजर नहीं आते, इसीलिए सेना प्रमुख के बयान का दूसरा हिस्सा भी आप गौर से सुनिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। अब कब ये मौका हमें भगवान देगा, वायुगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं यही बोल सकता हूं कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारे फेवर में होगा। तो अगर आपने गौर किया हो तो सेना प्रमुख जब ऐसे सैन्य ठिकानों पर जाते हैं तो उसकी चुनिंदा तस्वीरें आती हैं, बातचीत का ऑडियो बहुत कम जारी होता है। लेकिन इस बार हुआ है, क्योंकि जिसका भूगोल बदलने की बात कही जा रही है उसे भी ये बात सुनानी थी। सेना प्रमुख की इन 4 लाइनों ने आज पाकिस्तान का बीपी और शुगर लेवल जरूर बढ़ाया होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं रखेंगे, हमारे जवान अपनी तैयारी पूरी करके रखें, भगवान ने चाहा तो मौका जल्दी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 4 दिन का था, उसमें भी भारत का संयम था। 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, वो भी सीमा पार। इसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात भारत में ड्रोन से अटैक की, वो भी हमारे रिहायशी इलाकों में। भारत ने संयम तोड़ा तो 2 ही दिन में 9 मई और 10 मई की रात पाकिस्तानी आर्मी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया गया। पाकिस्तान को 22 घंटों में हमारी सेना ने घुटनों पर ला दिया। 10 मई की सुबह पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए फोन लगा चुका था, जिसके बाद भारत ने अपनी शर्तें मनवाते हुए युद्ध रोक दिया। लेकिन सेना प्रमुख ने अगर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पहले सा संयम हम नहीं दिखाएंगे, तो क्या यह मान लिया जाए कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना की धमक सिर्फ बॉर्डर एरिया तक नहीं रहेगी?
क्या सेना के धमाकों की गूंज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक भी सुनाई देगी? दरअसल कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी दी थी और सर क्रीक में पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में उसे यह भी याद दिलाया था कि यहीं से कराची का रास्ता जाता है। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख एक ही समय पाकिस्तान को एक ही चेतावनी दे रहे हों, उसका भूगोल बदलने के बाद बोल रहे हों, तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या ऐसा कुछ है जो दिखाई अभी नहीं दे रहा? और ठीक इसी समय एयरफोर्स की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ एपी सिंह के भी ऑपरेशन सिंदूर का खास जिक्र करने की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। एयर चीफ के बयान से भी पाकिस्तान में खलबली है। वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही का लेखा जोखा देखें जो आज एयर चीफ ने पेश किया है। वायुसेना ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जो विमान मार गिराए गए वो F-16 थे। पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। इनमें पाकिस्तान के 4 F-16 फाइटर जेट थे। एक C-130 एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया। एक टोही विमान को भी नष्ट किया गया था। पाकिस्तान के 4 रडार स्टेशन उड़ा दिए गए थे। 2 कमांड कंट्रोल सेंटर और 2 रनवे भी तबाह किए गए थे। पाकिस्तान के F-16 जेट का गिरना अमेरिका की भी नाक कटने जैसा था, क्योंकि F-16 पर उसे बड़ा गुरूर है। 80 के दशक में उसने ये पाकिस्तान को दिया था। भारत के विमान गिरने की बातों पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मनोहर कहानियां आप बनाने दें, उसकी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियाँ हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। एयर चीफ ने पाकिस्तान का भूगोल बदलने का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा दे दिया कि एयरफोर्स पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। लड़ाई होगी तो पिछली बार जैसी नहीं होगी। सुनिए। एंड जो अगली लड़ाई होगी, द नेक्स्ट वॉर इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अब यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्यों होगा? आखिर क्या वजह हो सकती है जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होगा? पाकिस्तान को भूगोल बदलने की चेतावनी जरूर दी गई है, लेकिन यह भी है कि भारत ना तो पहला हमला करता है, ना ही उसकी नीति जमीन हड़पने की है। तो फिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से एक बार फिर युद्ध के हालात बनेंगे? क्या पाकिस्तान सिंधु समझौता स्थगित होने की झल्लाहट में हमला करेगा? क्योंकि इसे लेकर वो दुनिया भर में लगातार अपना रोना रो रहा है। खून की नदियां बहने की धमकी भी सिंधु जल समझौते को लेकर ही उसकी ओर से दी गई थी। या फिर पाकिस्तान कोई नई आतंकी हिमाकत करके भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर मजबूर करेगा, क्योंकि वो आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव कर रहा है और बर्फबारी के समय घुसपैठ कराता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी पाकिस्तानी नीति में एक पन्ना जोड़ चुका है कि भारत एक भी आतंकी हमला भारत पर हमला मानेगा और आतंकवादियों और उनके आकाओं में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं करेगा। क्या पीओके में 5 दिन से जो हालात बन रहे हैं उसका भी इस संभावित युद्ध से कोई संबंध होगा? इस पर आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रही है, क्योंकि भारतीयों का ज्योतिष में भी बहुत ज्यादा विश्वास है।
फरवरी 2026 तक ही इस प्रकार का संयोग है कि चाहे सीज फायर उल्लंघन ही किया जाए, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच में बनती हुई दिख रही हैं। जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं और इस बार 2032 तक बृहस्पति 7 राशियों में अतिचारी रहेंगे और 7 राशियों के अंदर जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब युद्ध के हालात बनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक सवाल उठा था कि जब मौका था तो भारत ने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया, लेकिन इस वक्त पीओके खुद तेजी से भारत की ओर बढ़ता जा रहा है। आज भारत ने उसके पाकिस्तानी जख्मों पर अपना मलहम भी लगा दिया। आखिर पीओके भारत का ही है, अभिन्न अंग है। दरअसल पाकिस्तान का 78 साल पुराना पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और पीओके में पूरी तरह से छलक रहा है। पाकिस्तान के कई जनरल डायर एक साथ पीओके में आम लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बना रहे हैं। इंसान को वो इंसान नहीं समझ रहे, बल्कि हम ये कहें तो इंसानियत तो पाकिस्तान ने बेच खाई है। पिछले 5 दिनों से पीओके की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि वहां की आवाम ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान के जुल्मों का अंत अब होकर रहेगा, करना ही होगा। लगातार 5 दिन से हो रहे प्रदर्शन बता रहे हैं कि अब ये आर पार की लड़ाई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जिस कश्मीर में पाकिस्तान की जिहादी आर्मी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुई थी, उसी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पूरा पीओके सड़क पर उतर आया है। उससे जूझ रहा है, अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली से मुजफ्फराबाद तक हजारों की संख्या में जनता की भीड़ पाकिस्तान के खिलाफ आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें पीओके की झेलम घाटी की हैं और ये भीड़ पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ इसे आखिरी लड़ाई समझकर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों से पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस मिलकर पीओके के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। पिछले 5 दिनों से पीओके के इलाकों में ऐसे ही जनाजे निकल रहे हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है। गोलियां खाने और अपनों की जान गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी फौज से लगातार भिड़ते जा रहे हैं। 5 दिनों में अकेले मुजफ्फराबाद में ही अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं, जबकि धीरकोट में प्रदर्शन के दौरान 4 लोग पाकिस्तान की गोलियों का शिकार हुए। इसी तरह पिछले 5 दिनों में 3 लोग ददियाल में मारे गए, यानी अब तक यहां 19 मौतें हो चुकी हैं। अलग अलग इलाकों में जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए, इनमें पाकिस्तानी फौज और पुलिस की गोलीबारी में हजारों लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जख्मी हैं। पीओके के लोगों की मांगों में बिजली, महंगाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबको पता है कि इन सब की जड़ में पाकिस्तान की आज़ादी की मांग भी है। पाकिस्तान से आज़ादी की मांग, वो मांग जो लगातार कई सालों से बुलंद होती जा रही है। पीओके भारत का ही है। ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा है, ये बात आप जानते हैं। इसीलिए आज भारत ने भी पीओके पर दुनिया का ध्यान खींचा, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान की असलियत वो पीओके में देखे। पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में पाकिस्तान क्या कर रहा है वो दुनिया से भी छिपा नहीं है। एक एक जुल्म की तस्वीर दुनिया भर में जा रही है।
इसकी बात भी जारी है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने पीओके में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद कर रखी है। और गिरफ्तार करने के बाद उनको यहाँ पर अच्छा, ये यहाँ पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने के बाद उनको यहाँ पर इस टाइम कैदी वैन्स के अंदर डाला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये गाड़ी के अंदर भी इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिनको अंदर बंद किया गया है। खुद पाकिस्तानी आवाम को भी डर है कि जुल्म के इस इंतहा से पाकिस्तान पीओके को गवा न दे। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मीडिया ने जब यही सवाल पूछना चाहा तो पुलिस प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों पर डंडे लेकर टूट पड़ी। पीओके के लोगों को पाकिस्तानी फौज का उसके यहां होना 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं। गोलियां खाने के बावजूद लोग पाकिस्तानी फोर्स को अपनी जमीन से खदेड़ रहे हैं, सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं कि पीओके से दफा हो जाओ। सोशल मीडिया पर अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान की पुलिस के साजो सामान की बोली लगाकर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। 10 रुपये 10 रुपये भैन 10 रुपये 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਭੈਨ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਭੈਨ 10 ਰੁਪਏ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਭੈन 50। पाकिस्तान में पुलिस वालों के कितने बुरे दिन आ गए हैं ये आपने देख लिया। और जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान के ये जुल्म दुनिया को भी पता है। ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर नौजवान टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत का सच दुनिया को बता रहे हैं। और पीओके में इस खुली बगावत के बीच पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो पीओके पर भारत की आधिकारिक लाइन क्या है और पीओके को लेकर भारत क्या भविष्यवाणी कर चुका है। हम फिर से उसे याद दिला देते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी, यानी अब और किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 22 सितंबर 2025 को ये कह चुके हैं कि पीओके खुद कहेगा मैं भी भारत हूं। पाकिस्तान कितना ही जुल्म कर ले, ये उसे भी पता है कि जब आवाम ठान कर खड़ी हो जाती है तो फिर उसे ज्यादा दिन तक दबा कर नहीं रखा जा सकता। इसी पीओके में पाकिस्तान से आजादी और भारत के साथ जुड़ने के नारे लगते रहे हैं। वो नारे भी पाकिस्तान को याद होंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि पीओके से पाकिस्तान का कितनी जल्दी पैकअप होता है और वो भारत से फिर कितनी जल्दी जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हुए अब उनकी बात भी कर लेते हैं जो ये दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था, जो दावा करते हैं कि दुनिया में 7 युद्ध उन्होंने रुकवा दिए और उनसे बड़ा शांति का पुजारी इस वक्त दुनिया में कोई है नहीं। वैसे तो आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूं, लेकिन फिर भी बता देती हूं कि जी हां, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही चर्चा कर रही हूं। अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने ऑफिस में बैठकर ठहाके लगा रहे हैं। दुनिया भर को धमकाकर शांति का नोबेल जीतने का शेख चिल्ली जैसा सपना देखना हो या फिर टैरिफ बम फोड़कर दुनिया में आर्थिक टेरर फैलाना हो, हर मोर्चे पर ट्रंप फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, खुद को शांति का नोबेल पुजारी बताने के दावे पर उनकी जग हंसाई भी हो रही है। अपनी पगड़ी खुद उछलवाने वाले ट्रंप की यह रिपोर्ट आपको बेहद गौर से देखनी चाहिए। President Trump. And you work very hard. You work. 1, 2, 3 और ट्रंप ने उछाल दी टोपी। ट्रंप ठहाके लगा रहे हैं, टोपी उछाल रहे हैं, न जाने किस किस को टोपी पहनाना चाहते हैं। जब से अमेरिका में सरकारी शटडाउन हुआ है, ट्रंप की हरकतें उनका खुद ही मजाक उड़वा रही हैं। अभी दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ ट्रंप नहीं है, लेकिन बात उन्हीं की हो रही है। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, अल्बानिया के पीएम एडी रामा और अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव डोनाल्ड ट्रंप की खिल्ली उड़ा रहे हैं। वजह वही ट्रंप की लंबी लंबी छोड़ना। दरअसल अल्बानिया और अजरबैजान का युद्ध विराम करने के झूठे दावे पर ट्रंप मजाक का पात्र बन गए हैं।
to us. Because we didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. Yeah. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये सभी नेता डेनमार्क में ईपीसी की बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि जिस अजरबैजान और अल्बानिया के बीच युद्ध विराम का क्रेडिट ट्रम्प खाने की कोशिश कर रहे थे, वास्तव में दोनों में कोई तनाव था ही नहीं। दूसरी ओर ट्रम्प की कैप उछालने की घटना से हैरान हाउस माइनॉरिटी के नेता जफरीज एकदम हैरान हैं कि आखिर ट्रम्प को क्या हो गया है। ट्रम्प ने जब दोनों नेताओं को ट्रम्प 2028 कैप देने की कोशिश की, दोनों ही नेताओं ने उन्हीं के सामने ट्रम्प की किरकिरी कर दी और एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा, वे मीटिंग के बीच अचानक डेस्क पर आ गए। यह मेरे लिए अब तक की सबसे अजीब बात थी। मैंने बस टोपी को देखा, जेडी वेंस को देखा। ट्रम्प के तौर तरीके कहीं से भी सामान्य नहीं दिखते हैं। उटपटांग हरकतें हों या फिर अजीबोगरीब चेहरे बनाना, ये तो जग जाहिर ही था। लेकिन दुनिया भर में नेताओं के बीच मजाक बनना ट्रम्प के लिए अब आम बात हो गई है। ट्रम्प भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को धोखा देकर पाकिस्तान के पिंगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने भी ट्रम्प पर ताना मार दिया है। यही नहीं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद ही भारत आने का ऐलान कर चुके हैं। भारत के पक्ष में बोलते हुए ट्रम्प को खरी खरी सुना रहे हैं। Prime Minister Modi is a very reasonable, wise leader. He's very oriented in the interests of his nation. ट्रम्प टैरिफ और वीजा वॉर के साथ साथ कई मोर्चों पर दुनिया भर का नुकसान कर रहे हैं, जबकि अपने देश में भी मुसीबत बन गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक ट्रम्प के फैसलों की वजह से खुद अमेरिका को रोजाना 8,800 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन होने की वजह से 9 लाख नौकरियों पर संकट गहरा गया है। जगह जगह शांति करवाने का झूठा दावा ठोककर पहले ही अपनी किरकिरी करवा चुके हैं। अमेरिकी इतिहास में इकलौते ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन पर 2-2 बार महाभियोग चला है। ट्रम्प के दावे हों, वादे हों या फिर झूठ के पुलिंदे, अब अमेरिका ट्रम्प को कैसे देखता है ये तो वही जाने। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आगे बढ़ते हुए लौटते हैं देश की तरफ। लेकर चलते हैं आपको बिहार। बिहार में अब बस चुनाव की तारीखों का इंतजार है। कल शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग की पूरी टीम के साथ पटना पहुंचकर अगले 2 दिन तक तमाम राजनीतिक दलों के साथ बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जबरदस्त फॉर्म में हैं, एक्शन में हैं। उन्होंने आज सीएम महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के 25 लाख और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए राशि ट्रांसफर कर चुके हैं। इस तरह से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार शुरू करने की खातिर 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस योजना के जरिए नीतीश कुमार ने अब तक 1 करोड़ महिलाओं के वोट पक्के कर लिए हैं? इसका सटीक विश्लेषण जनहित में करने वाले हैं। साथ ही आज महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर सीएम नीतीश ने बिहार की महिलाओं से क्या बड़ी अपील की है, आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर पटना के एक अणे मार्ग की दिखाने जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो बिहार का मुख्यमंत्री निवास है। वहां से नीतीश कुमार ने महिला रोजगार की 25 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। दूसरी तस्वीर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए चुनावी मौसम में सरकार से मदद राशि मिली है, जो अभी भले ही 10 हजार रुपए की मामूली रकम है, लेकिन आगे चलकर ये 2 लाख रुपए तक हो सकती है। वैसे तो इन दिनों बिहार में महिलाओं को मिले 10 हजार रुपए पर तरह तरह की टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन इससे इतर सीएम नीतीश कुमार ने रोजगार योजना की लाभार्थी महिलाओं से क्या सीधी और साफ अपील की है, वो भी सुनिए। तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए तभी तो होगा बढ़िया से। और उसके बाद आप जान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सब वो बहुत अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि सभी माताएं बहनें 10,000 रुपए की राशि से अच्छा रोजगार शुरू करेंगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा राज्य में देश का और भी तेजी से होगा, विकास होगा। तो बिना लाग लपेट के नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं से एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार बनाने की अपील की है, जो आपने सुन लिया। अब सवाल यह है कि बिहार की ये 1 करोड़ लाभार्थी महिलाएं वाकई
एनडीए के वोट में तब्दील होंगी? ये सवाल देखने वाला है। फिलहाल तमाम लोक लुभावन योजनाओं को जमीन पर उतारने के सिलसिले में बिहार सरकार ने 26 सितंबर को बहुत बड़ी शुरुआत की। आज ही के दिन पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। पहले ही दिन 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे, जो अब 1 करोड़ लाभार्थी और 10,000 करोड़ रुपए की राशि तक जा पहुंची है। इस योजना में 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी पात्र आवेदकों के खाते में 26 दिसंबर तक पैसे भेज देने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सत्ता की सबसे बड़ी सारथी बिहार की महिलाएं ही रही हैं। महिला वोटरों की चुनावी महिमा के आंकड़े जनहित में आप देख चुके हैं, लेकिन आज जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, उसे देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं चुनावी गेम चेंजर साबित होती हैं। महाराष्ट्र में पिछली महायुति सरकार ने लाडकी बहन योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए डालने शुरू किए। इसके बाद 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ 33% महिलाओं ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान किया, तो इससे 17% ज्यादा यानी कि 50% महिलाओं ने सत्ताधारी महायुति का समर्थन किया, जबकि 17% महिलाओं ने अन्य उम्मीदवारों या गठबंधन को वोट किया था। इसी तरह से झारखंड की महागठबंधन सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की शुरुआत की, जो अब बढ़ाकर 2,500 रुपए की जा चुकी है। शायद इसी योजना का कमाल था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी महागठबंधन को 45% महिलाओं के वोट मिले, तो विपक्ष को इससे 7% कम यानी 38% महिला वोट मिले थे, जबकि 17% महिलाओं ने अन्य उम्मीदवारों और गठबंधन के पक्ष में किया था मतदान। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में 2 अलग अलग गठबंधन की सरकारें हैं। दोनों ही राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम का असर यह हुआ कि जो चुनाव से पहले सत्ता में थे वही चुनाव के बाद भी सत्ता में कायम रहे। यही वजह है कि बिहार का विपक्षी गठबंधन चुनाव बाद सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा कर रहा है। लेकिन उसके पहले नीतीश सरकार महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारकर सियासी बढ़त लेने की कोशिश में है। वैसे तो नीतीश कुमार बीते 20 बरस में महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं को लागू कर चुके हैं, लेकिन इनमें से 2 का उन्होंने आज खास तौर पर जिक्र किया है। पहली, पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, और दूसरी, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन। बिहार के चुनावी माहौल में आज एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है। विपक्ष खासकर आरजेडी अक्सर नीतीश कुमार को बीमार बताती है, उन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाती है, लेकिन आज इन दोनों आरोपों पर नीतीश ने अपने अंदाज में ही जवाब दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री निवास 1 अणे मार्ग पर सीएम रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी होनी थी। इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी शामिल होना था। सम्राट चौधरी तो समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा देर से आए। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें टोकने में देर नहीं लगाई। आ गए थोड़ा सा लेट से वैसे ये बात सच है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं नेता पूरी तरह से फॉर्म में आ जाते हैं। नीतीश कुमार को देखकर ये कहा जा सकता है पूरी तरह से वो चुनावी मोड में आ चुके हैं, जबरदस्त एक्शन में हैं। आज उन्होंने अपने आवास पर जेडीयू के टिकटधारथियों से भी सीधी मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा में टिकट के दावेदार कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार ने जमीनी हकीकत जानी, जनता के मूड की रिपोर्ट ली, मौजूदा विधायकों का फीडबैक लिया। बड़ी बात यह कि इसमें बड़ी तादाद में महिला नेता भी पहुंची हुई थी। सीएम से जेडीयू के टिकटार्थियों की इस सीधी मुलाकात में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हरनौत से कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी पहुंचे जिन्होंने मौजूदा जेडीयू विधायक हरि नारायण सिंह को इस बार बेटिकट करने की अपील कर डाली। हरनौत विधानसभा से जो हरिनारायण बाबू 40 साल से बैठे हुए हैं उनको हटाना है। बुलाए थे और मैंने बात रखा कि मैं क्षमता काल से अपने पार्टी में खट रहा हूँ। कितने सालों से? मैं 40 वर्ष लगभग हो गया मेरा। हम तो 40 वर्ष हो गए, 90 से इस पार्टी में। तो जनता हमको आवाज करके निकाली है और जनता बोली है कि टिकट लेके आइए, कुल वोट नीतीश कुमार जी का है। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि ऐसा कैंडिडेट दिया जाए कि हम लोग 100% विजयी हों।
क्षेत्र में तो तैयारी मतलब आंधी के तरह है, तूफान के तरह है। पहाड़िया में युवा लोग को टिकट दिया जाए। अब किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी को इंतजार है तारीखों का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राहुल गांधी की करेंगे, जो विदेश से लौटकर एक बार फिर बिहार के प्रचार में दिखेंगे। लेकिन उन्हें भी पता होगा कि अब एक और मुद्दा उनके खिलाफ तैयार हो चुका है, जिसका चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें सामना करना होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी जमीन से उस नैरेटिव को पेश करने की कोशिश की, जिसमें वो भारत में लोकतंत्र खतरे में है की लकीर पीटते हैं। इस पर आज बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष के नेता को भारत विरोधी टूलकिट का चेहरा बताया। पहले सुनिए बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुन लिया। अब राहुल गांधी का साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में दिया वो बयान भी सुना देते हैं, जिस पर वो देश के भीतर घिरते दिखाई दे रहे हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. हालांकि राहुल गांधी पहले भी विदेश में ऐसे बयान देते रहे हैं और पहले भी उन्हें इसी आरोप में घेरा गया कि वो विदेश जाकर जानबूझकर देश को बदनाम करते हैं। देखते हैं बिहार में चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यकीनन इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं साइबर क्राइम का, जो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या आम क्या खास, सभी साइबर अपराध के खतरे से दूर नहीं। खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने आज अपनी बेटी के साथ हुई साइबर अपराध की वारदात साझा की, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस पर अक्षय कुमार ने सरकार और नागरिकों को काफी अहम सलाह दी है। खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद संजीदा हैं, खासकर अपनी बेटी को लेकर। बाकी स्टार किड्स के उलट पैपराजी के कैमरे में अक्षय कुमार की बेटी कम ही कैद होती है। शुरुआत में तो अक्षय ने अपनी बेटी का चेहरा भी रिवील नहीं किया था। रियल लाइफ में तो अक्षय ने अपनी बेटी को कैमरे से बचा लिया, लेकिन आभासी दुनिया में उनके लिए ये चुनौती बन गया था। छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी। कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? शी रिप्लाइड, फीमेल। And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife. It was great that she went and spoke to my wife about it.
अक्षय कुमार इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी ने पूरी जानकारी अपनी मां को दी, लेकिन अक्षय कई ऐसी बेटियों को लेकर चिंतित भी नजर आए जिनकी जान साइबर अपराध से चली गई। ये बातें उन्होंने साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम में कही, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, जिन्हें अक्षय कुमार ने सुझाव दिए। सीएम साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हर हफ्ते 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक पीरियड जो हो वो साइबर का पीरियड हो, जहां बच्चों को यह समझाया जाए कि होता क्या है, क्योंकि आगे जाके आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम से बड़ा ये क्राइम होते जा रहा है। इस क्राइम को रोकना बहुत जरूरी है। हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें पाया गया कि साइबर अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के साथ आपको इस मुद्दे पर बात जरूर करनी चाहिए, ताकि अगर कल आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा वाकया हो तो इसकी जानकारी वो तुरंत आपको दे और कोई गलत कदम उठाने से बचे। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों में भी सरकार को सख्ती दिखानी होगी ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। और अब आज का जनहित मंत्र। अपनी जाति के सफल लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बधाई देने वाले लोग अपनी जाति के गरीब लोगों को ढूंढकर सहायता क्यों नहीं करते? इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।